बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 10 का जो टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ सिलेक्शन। यूनिट ऑफ सिलेक्शन इज आवर टॉपिक ऑफ लेक्चर नंबर 10 इन केस ऑफ द एवोल्यूशन। In order to understand the unit of selection, it is necessary to know the meaning of evolution, which we discuss in each and every lecture, in the starting of each and every lecture. So what is the meaning of evolution? Evolution means the change in the composition of a species over time by the process of the natural selection. It is the basically evolution. Evolution occur at what stage of the organism? Evolution जो चेंज है उससे क्या प्रोड्यूस होती है? अडेप्टेशन। क्या? अडेप्टेशन। बिकॉज दीज अडेप्टेशन विल बी हेल्प टू ऑर्गेनिज्म in order to better survive, in order to better reproduce. अब नेचुरल सिलेक्शन अडेप्टेशन प्रोड्यूस करवाती है, यानी कि एवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन अडेप्टेशन जो प्रोड्यूस करवाती है, जो नेचुरल सिलेक्शन एक्ट अपॉन करती है ऑर्गेनिज्म, वो किस लेवल पर होता है? आया कि वो न्यूक्लियोटाइड लेवल पर होता है, आया कि वो जीन लेवल पर होता है, आया कि नेचुरल सिलेक्शन सेल लेवल पर एक्ट करती है, आया कि नेचुरल सिलेक्शन ऑर्गेनिज्म पर एक्ट करती है, या फिर पॉपुलेशन पर या ग्रुप्स पर, एंड सो ऑन। यू नो द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली level of organization, these are range from the nucleotide to group or even higher tech. इसको हम डिटेल से बयान नहीं करेंगे क्योंकि ये मैटर का क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोटाइड से आगे फिर एलील से आगे जीन्स के आगे सेल के आगे ऑर्गेनिज्म से आगे ग्रुप्स, और फिर उसके बाद फाइलम, किंगडम वगैरह ये चलते हैं। तो इनमें से जो लेवल हैं सारे के सारे, वो किस लेवल पर नेचर एक्ट अपॉन करती है, किस लेवल पर अडेप्टेशंस प्रोड्यूस होती हैं, तो हम डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी लेवल विद अ शॉर्ट डिटेल। सबसे पहले जो हमारा काम स्टार्ट होगा, जो पहला लेवल हम पढ़ेंगे, जो यूनिट पहला पढ़ेंगे सिलेक्शन का, वो होगा बेसिकली जीन, ठीक है, या फिर एलील एज अ यूनिट ऑफ सिलेक्शन। हम हर पॉइंट को प्रूफ के साथ, एग्जाम्पल के साथ साबित भी करके दिखाएंगे। आया कि ये जो जीन है या एलेलिक पॉइंट है, यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करती है कि नहीं करती? सही है। अगर तो नहीं करती तो उसको भी प्रूफ करना है, अगर तो नेचुरल सिलेक्शन इधर एक्ट करेगी तो उसको भी प्रूफ करना है। तो इसको समझने से पहले ये जो जीन या एलील हैं, आपको पता है कि मेंडेलियन जेनेटिक्स के मुताबिक 50% होमोजाइगोट्स होते हैं जनरेशन में। मेंडल के मुताबिक 50% क्या होते हैं जी? होमोजाइगस होते हैं इन नॉर्मल पॉपुलेशन में, और 50% क्या होते हैं जी? हेट्रोजाइगस होते हैं। ये आपने बहुत ही डिटेल से जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ। लेकिन in some cases, in crucial cases, there will be no equality of the homozygous and the heterozygous. In some cases, the heterozygous will be overrepresented. In some cases, heterozygote will be overrepresented.
अब ये जब ओवर रिप्रेजेंट होगा इट विल बी डिस्टर्ब द मेंडेलियन लेवल, इट विल बी डिस्टर्ब द मेंडेलियन लेवल। तो नेचर किस तरह से अलाउ करती है हेट्रोजाइगोट को ओवर रिप्रेजेंटेड होने के साथ, तो ये हम जानेंगे इस केस में। एग्जाम्पल हम लेंगे सेग्रीगेशन डिस्टॉर्शन जीन की। सेग्रीगेशन डिस्टॉर्शन gene. Segregation distortion gene, basically it is a gene which is overrepresented in Drosophila. This gene is found in the Drosophila. Drosophila melanogaster. It is a fruit fly, famous fruit fly. In case of Drosophila melanogaster, there will be a segregation distortion gene present, which is basically first segregation distortion gene is observed in Drosophila from the Wisconsin, ये जगह का नाम है, ठीक है, Wisconsin and Baja California stock. बाजा कैलिफोर्निया स्टॉक ये प्लेसेस का नाम है। यहाँ से सबसे पहला सेग्रीगेशन डिस्टॉर्शन जीन डिस्कवर हुआ ड्रोसोफिला। तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। जो सेग्रीगेशन डिस्टॉर्शन जीन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सेग्रीगेशन डिस्टॉर्शन जो जीन है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे SD के साथ, SD, ठीक है, SD के साथ। और जो नॉर्मल एलील है, नॉर्मल एलील्स हैं या जीन हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे रस के साथ। तो हेट्रोजाइगस जो कंडीशन इसमें आएगी, फॉर एग्जांपल हेट्रोजाइगस जो कंडीशन आएगी इसमें आएगी SD और प्लस, ठीक, ये ओवर कैंसिल SD ओवर प्लस, इट इज द बेसिकली हेट्रोजाइगस कंडीशन विच इज ओवर represented, ठीक है, विच इज द ओवर रिप्रेजेंटेड इन केस ऑफ द SD जी। अब ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स जो होंगे मेल्स में, जो हेट्रोजाइगस मेल होंगे उनके ऑफ स्प्रिंग्स में क्या एलील्स होंगे जी? SD एलील्स होंगे। SD एलील्स क्यों? बिकॉज these genes are overrepresented, and the reason of the overrepresented is that the SD gene, segregation distortion gene, is favored by natural selection. Is favored by natural selection. तो आपको पता है कि किसी भी जीन के 50% चांसेस होते हैं गेमीट में चले जाने के, बिकॉज गेमीट्स आर द एप्लाइड एंड द इंडिविजुअल इज दैट एप्लाइड। अब ऐसे इंडिविजुअल्स, ये फॉर एग्जांपल एक फादर है, ठीक है, ये क्या है जी? फादर है। अब इससे जब ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे ऐसे जीन्स जिनमें SD सेग्रीगेशन डिस्टॉर्शन जीन प्रेजेंट होगा, दे विल बी सर्वाइव, वो सर्वाइव करेंगे। और ऐसे ऑफ स्प्रिंग्स जिनमें ये प्लस जीन होगा, दे विल बी डाई ऑफ। समझ आई? अगर नहीं तो ये सुने कि ऐसे ऑफ स्प्रिंग जिनके स्पर्म में SD जीन इंटर होगा, जिनके स्पर्म में क्या होगा? SD जीन इंटर होगा, वो सर्वाइव करेंगे। और ऐसे मेल जिनके स्पर्म में प्लस जीन इंटर होगा, वो क्या कर जाएंगे? डाई ऑफ करेंगे।
वो डाई ऑफ करेंगे। एक रीडी के मुताबिक जो SD जीन वाले हैं, अगर 100 रेशो है तो 90% इंडिविजुअल्स जो होंगे ये सरवाइव करेंगे, और ये जो बाकी 90% इंडिविजुअल यहाँ पर डाई ऑफ हो जाएंगे। अब यहाँ पर 100% मैंने मुकम्मल नहीं किया, उसकी वजह ये है कि ऐसे ऑफ स्प्रिंग्स जिनमें ये प्लस जीन चला गया, जिनके स्पर्म में प्लस जीन है, वो 90% डाई हो गई। 90% डाई होने का मतलब क्या कि 90% ज़्यादा ये जो इंडिविजुअल है ये सरवाइव करेंगे। ठीक हो गया जी। यानी कि ये 90% डाई ऑफ हैं, तो इसका मतलब ये 10% क्या है जी, सरवाइव करेंगे। ये 10% सरवाइव करेंगे। अगर ये 90% सरवाइव करेंगे तो इनकी जो डेथ है वो 10% होगी। तो आप मुझे बताएं, अगर प्रोपोर्शन था 50-50 तो इक्वालिटी थी, अब प्रोपोर्शन है 90% सर्वाइव और 90% डेथ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देयर विल बी इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ SD एलील। SD जो जीन होगा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी जी, इंक्रीज हो जाएगी। जब इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ओवर रिप्रेजेंटेड करेगी, तो फिर इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा when the segregation distortion gene is over represented, it means all the other gene at other locus are at the disadvantages। फिर बाकी के सारे जीन डिसएडवांटेज पर इसलिए होते हैं क्योंकि हर एक जीन के पास 50% चांस होते हैं इंटर टू द पर्टिकुलर गैमीट। एक जीन के पास 50% चांसेस, लेकिन ड्यू टू ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द SD जीन दिस चांस इज फर्दर 50% रिड्यूस्ड बाय द ऑल जीन्स। नहीं समझ आई तो सुन लो कि एक जीन है, इसके पास 50% चांस था गैमीट में इंटर होने का। गैमीट कौन से थे जी, एक SD था और एक प्लस था। तो इस जीन के पास 50% रिडक्शन और हो गई, क्योंकि एक ही तरह का गैमीट होता तो ये जीन उसी में चला जाता, होमोजाइगस होता चला जाता। लेकिन यहाँ पर हेट्रोजाइगट है, ये जीन अगर SD के पास जाएगा तो सरवाइव करेगा। यही जीन अगर जिसके पास 50% ही चांस है, अगर वो प्लस में जाएगा तो डाई ऑफ हो जाएगा। इट मीन्स देयर विल बी अ फर्दर 50% रिडक्शन इन केस ऑफ द जीन। तो अगर ये जीन इंटर होगा SD में तो ये क्या करेगा, सरवाइव। और अगर ये जीन गैमीट में प्लस वाले में इंटर होगा यही जीन, तो ये क्या करेगा, डाई ऑफ। तो यहां पर जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो ये है कि सिलेक्शन जो है वो एक जीन के ऊपर, एक एलील के ऊपर एक्ट अपॉन कर रही है। किस तरह से इसको इंक्रीज कर रही है और इसको डिक्रीज कर रही है। तो हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो यही है कि आइदर नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स ऑन द जेनेरिक लेवल or the allelic level or not. It means we can say the natural selection is surely act on the generic level and the allelic level, and which is explained by the segregation distortion allele. तो ये था हमारा कंक्लूजन। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है, अब ये जीन ओवर रिप्रेजेंटेड होता चला जा रहा है, हत्ता के आपको बताया कि ये 90% हो गया और ये 10% रह गए। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या एलिमिनेट कर दिया करती है? बिल्कुल नहीं, होमोजाइगोट्स को नहीं। नेचुरल सिलेक्शन मेंटेन द बैलेंस एज नेचुरल सिलेक्शन मेंटेन पॉलीमॉर्फिज्म इन द पॉपुलेशन, हमने पढ़ा था। तो जब इनकी रिडक्शन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये डाई ऑफ होते होते ख़त्म होने के नज़दीक होंगे, तो फिर नाउ नेचर सेलेक्ट टू द अदर जीन देन दैट ऑफ द सेग्रीगेशन डिस्टॉर्शन जीन। तो नेचर अब SD जीन को फेवर
नहीं करेगी, ठीक है, फेवर नहीं करेगी, और ये जो दूसरे जीन्स हैं, ये वाले जीन्स हैं, इनको फेवर करेगी। और फिर क्या होगा, इनको फेवर करने के साथ साथ नेचर विल बी मेंटेन अ स्टेटस ऑफ द बोथ जीन्स। जब स्टेटस ऑफ द बोथ जीन्स को मेंटेन करेगी तो यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन डूइंग डुअल वर्क, नेचुरल सिलेक्शन क्या कर रही है जी, डूइंग डुअल वर्क, डूइंग डुअल वर्क, दो काम। क्या, एक तरफ नेचुरल सिलेक्शन एसडी को प्रमोट कर रही थी, एसडी को फेवर कर रही थी, और दूसरी तरफ नेचुरल सिलेक्शन ही एसडी जीन्स के खिलाफ थी, यानी कि दूसरे जीन को फेवर कर रही थी अदर देन एसडी जीन को फेवर करने लगी फॉर द सप्रेशन ऑफ द सेग्रीगेशन डिस्टॉर्शन जीन। अब यहाँ पर कौन सा जीन जीतता है और कौन सा हारता है इससे मसला नहीं है, बल्कि ये पॉइंट जो सीखने वाला ये है कि वाई द नेचुरल सिलेक्शन प्रोड्यूसेस अ अडेप्टेशन विच इज अ फेवर ऑफ द सिंगल एलीन, विच इज अ फेवर ऑफ अ सिंगल जीन। कि नेचुरल सिलेक्शन क्यों फेवर करती है अडेप्टेशन को, जो एक जीन की इंटरेस्ट होता है, एक जीन की खसूसियत होता है। तो दैट इज वाई वी कैन से नेचुरल सिलेक्शन स्ट्रांगली एक्ट ऑन द जेनेरिक लेवल और द एलिलिक लेवल, यानी कि जीन एंड एलील आर द यूनिट ऑफ सिलेक्शन। इट इज ट्रू बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स अपॉन दिस लेवल। तो ये था हमारा एक यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे सेल इज अ यूनिट ऑफ सिलेक्शन, कि नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से सेल के ऊपर एक्ट करती है। सेल बेसिकली इट इज अ level of organization in which the natural selection acts on and produces adaptations। तो सीखेंगे हम यहाँ पर कि नेचुरल सिलेक्शन आइदर के अडेप्टेशंस को सेल लेवल पर प्रोड्यूस करवाती भी है कि नहीं करवाती, और अगर करवाती है तो उसकी कोई एग्जांपल, और अगर नहीं करवाती तो फिर हम उसको प्रूव करेंगे। तो सेल को समझने से पहले एक सेल लाइन होती है, इसको अंडरस्टैंड करना लाजमी होगा। सेल लाइन बेसिकली ये कल्चर होता है सेल्स का विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द सिंगल सेल, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द सिंगल सेल। सिंगल सेल, जिस तरह हम एक सिंगल सेल से बने हैं, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है जी, ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल हम ही हैं, हम सिंगल सेल से बने हैं, वो सिंगल सेल हम लगा लेते हैं यहाँ पर जाइगोट। तो जाइगोट बेसिकली कहाँ से बना, जाइगोट इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेल लाइन, फ्रॉम अ सेल लाइन। वो सेल लाइन कौन सी है, वो बेसिकली है जर्म लाइन। तो जर्म लाइन यानी कि जर्म सेल्स से हम बने हैं, बल्कि हम ही क्या, हमारा जो बॉडी का एक सेल था जाइगोट था, वो एक सेल से बना है जो जर्म लाइन सेल है, और जर्म लाइन से बनते बनते हम ऑर्गेनिज्म, फिर ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं वाइसमैनिस्ट प्रिंसिपल, वाइसमैनिस्ट प्रिंसिपल। वाइसमैनिस्ट बेसिकली इट इज़ अ साइंटिस्ट, इसका नाम है अगस्त वाइसमैन, आपने पढ़ा होगा। तो सेल लाइन जैसा कि जर्म लाइन है, इसी तरह सोमैटिक लाइन भी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं जर्म सेल्स और दूसरे होते हैं सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल और जर्म सेल। जर्म सेल, somatic cell do not takes place, they do not takes part in the reproduction, while the germ cells takes part in the reproduction.
अब अगर सेल में सिर्फ और सिर्फ एक लीनिएज की बात की जाए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल की बात की जाए, तो जर्म सेल्स लाइंस आर separated from the somatic cell lines. Germ cell lines sometimes separated from somatic cell. Somatic cell. अब germ line cells separate होते हैं तो इसमें म्यूटेशन आ जाए, ठीक है, इसमें क्या आ जाए, म्यूटेशन आ जाए, और म्यूटेशन होते होते, जबकि इनकी सेपरेशन है सोमैटिक सेल्स, म्यूटेशन होते होते इनमें जो चेंजेस आएंगी वो क्या होंगी, अगले ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर हो सकेंगी। वो अगले ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर अगर हुई तो म्यूटेशन वाली होंगी, और म्यूटेशन की वजह से ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो अगर ये सोमैटिक सेल को देखा जाए, सोमैटिक सेल विच डू नॉट टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन, इन का फंक्शन एंड हो जाता है विद द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी की डेथ हो गई तो ये सोमैटिक सेल का फंक्शन खत्म, बिकॉज इट डू नॉट टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। लेकिन ये जो जर्म लाइन सेल्स हैं, ये डेथ भी हो जाए, अगर ट्रांसफर हो जाए तो इनकी हायरार्की चलती रहती है। तो इनके पास बहुत कम चांसेस होते हैं जब ये म्यूटेट हो जाए, इवन दे वुड बी आल्सो दे वुड बी एलिमिनेट। अगर म्यूटेशन राइज होती रहे तो इनका भी एलिमिनेशन का चांसेस होता है। आप मुझे बताएं कि अगर वन लीनिएज हो ओनली जर्म सेल लाइन टेक्स पार्ट के रिप्रोडक्शन में, जैसा कि हम भी करते हैं ह्यूमन में, जर्म सेल्स सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होते रहें तो जो वालिदैन से बच्चों में खसूसियात मुंतकिल होती हैं वो म्यूटेशंस हों, और म्यूटेशन होते होते वो डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके डिसेंडेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल सिलेक्शन विल बी एलिमिनेट टू दिस जर्म लाइन सेल। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन का तो काम ये है कि मेंटेन किया जाए, एलिमिनेट नहीं करना। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन द सेलुलर लेवल। नेचुरल सिलेक्शन लिमिटेशंस विल बी वेरी स्मॉलर। नेचुरल लफ्ज़ को सुनिए, नेचुरल सिलेक्शन लिमिटेशंस विल बी वेरी स्मॉलर when there is only one lineage takes place which is the germ cell। इसका मतलब सुन लो कि अगर सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल ही रिप्रोडक्शन में टेक्स पार्ट करें तो देयर विल बी अ सफिशिएंट स्पेस फॉर द नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पर क्या होगा, सफिशिएंट स्पेस फॉर अनसफिशिएंट अनसफिशिएंट स्पेस फॉर द नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन के लिए काफ़ी जगह नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन हैविंग वेरी लिमिटेड अमाउंट, इतनी लिमिटेड अमाउंट कि यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन एलिमिनेट भी हो सकती है। लेकिन अगर एक सेल लिनिएज के साथ दूसरे सेल लिनिएज भी रिप्रोडक्शन में हिस्सा लें, जर्म लाइन सेल के साथ सोमैटिक सेल भी रिप्रोडक्शन में हिस्सा लें, तो फिर नेचुरल सिलेक्शन वुड बी पॉसिबल एट दैट सेल स्टेज और द सेल लाइन स्टेज। तो ये तो अजीब सी बात है कि सोमैटिक सेल रिप्रोडक्शन में किस तरह हिस्सा ले सकते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप पढ़ते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को ब्रीफली बताऊंगा, बाकी आप डिस्कस कर लें, स्टडी कर लें गूगल से। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इट मींस द एम्ब्रियो फॉर्मेशन फ्रॉम द सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल से ऑर्गेनिजम्स बनना, इंडिविजुअल्स बनना, दैट इज द सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इसका एक एक्सपेरिमेंट है, स्टीवर्ट एक्सपेरिमेंट था। इसने क्या किया, कैरेट रूट में से
एक सेल लिया, कैरेट रूट में से सेल लेकर, वो सेल बेसिकली था फ्लोएम सेल, फ्लोएम सेल। इसने वो एक सेल को ग्रो करवाया, जो सोमैटिक सेल था, ठीक है, उसने एक सेल को ग्रो करवाया। इस सेल को जब सेपरेटली ग्रो करवाया तो फिर क्या हुआ, इससे पूरी की पूरी कैरेट बन गई। तो यहाँ पर सीड नहीं था, यानी कि रिप्रोडक्शन नहीं थी, जेम सेल लाइंस नहीं थे, बल्कि यहाँ पर सोमैटिक सेल जो रूट से लिया था, फ्लोएम सेल था, उससे इसने पूरी कैरेट को रिप्रोड्यूस करवा दिया। दैट इज द बेसिकली act of the steward, that in which the natural selection would be possible at that case, because one lineage failed to develop, other lineage would be work, and if it fails, other would be work. अगर एक ही हो तो वही eliminate हो जाए, it means there will be a complete elimination, and at that point if only the germ cell line takes place, it means there would be no action of the selection. यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन एक्ट नहीं करती, लेकिन अगर टू सेल लीनिएज हो, टू सेल लीनिएज हो, ये दोनों क्या है जी, सेल लीनिएज, सेल लीनिएज, तो फिर नेचुरल सिलेक्शन वुड बी पॉसिबल। तो ये था बेसिकली हमारा दूसरा पॉइंट कि आया कि सेल इज अ यूनिट ऑफ सिलेक्शन है भी कि नहीं। तो आप कह सकते हो कि cell may be considered as the unit of selection if there are taking part of the two lineage in the reproduction, but in this case of only one lineage, cell will be limited to the natural selection। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा यूनिट ऑफ सिलेक्शन। जो अब हम मूव करेंगे तीसरे यूनिट की तरफ, विच इज द ऑर्गेनिज्म। Either natural selection acts at the organismic level, ऑर्गेनिज्मिक लेवल में जितना एक्सपैंड करना चाहो कर सकते हो, बिकॉज जो आपने पिपड़ मौत की एग्जांपल पढ़ी थी, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो पिपड़ मौत थे उनके कलर्स में चेंजेस आ जाना, यानी कि जो वाइट थे वो वुड की जो बार्क थी वो डार्क थी ना, वाइट वाले ऊपर बैठते थे पिपड़ मौत, तो क्या होता था, वो प्रीडेटर का शिकार हो जाते थे, सही। लेकिन अगर ब्लैक वाले बैठते थे ब्लैक के ऊपर तो वो प्रीडेटर का शिकार नहीं हो सकते थे। दैट इज द प्रोसेस ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, दैट नेचर सेलेक्ट टू द ब्लैक वन एंड नेचर एलिमिनेट और reduces the status of the white one. So this is the adaptation, this is the action of selection at the organismic level। ठीक है जी। सबसे पहले जो एग्जांपल है वो है बेसिकली पिपड़ मौत की। पिपड़ मौत ये आपने बेसिकली बीएससी में भी पढ़ा है और एमएससी में भी पढ़ा है, इसलिए आपको ज़्यादा बताने की। अब दूसरे नंबर पर जो एग्जांपल है वो है मिमिक्री इन बटरफ्लाई। मिमिक्री इन बटरफ्लाई, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो कि बटरफ्लाइज में जो मिमिक्री है फ्रॉम द प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर, सो इट इज़ द बेसिकली क्या है, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन प्रोड्यूस हो रही है, इट मीन्स नेचुरल सिलेक्शन वर्क कर रही है। जब नेचुरल सिलेक्शन वर्क कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म इज डेफिनेटली अ यूनिट ऑफ सिलेक्शन। खत्म, ठीक है जी। ये आपने जितनी एग्जांपल इसकी चाहे दे सकते हैं, इसकी कुछ 7-8 एग्जांपल इसी तरह ऑर्गेनिज्म लेवल पर अडेप्टेशन। फॉर एग्जांपल आजकल कुर्बानी का सीज़न है, वो जो हॉर्न्स होते हैं, ठीक है, थॉर्न होते हैं सिरों पर, तो वो बेसिकली क्या है, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ द अडेप्टेशन, बिकॉज दीज हॉर्न्स प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रीडेटर। लड़ाई के दौरान इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द अडेप्टेशन एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल। सही है जी। तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स, बहुत कॉमन टॉपिक है, ये आप कर सकते हैं। तो चौथे नंबर पर जो है सिलेक्शन का वो है किन ग्रुप। किन ग्रुप एज अ यूनिट ऑफ सिलेक्शन, एज अ यूनिट ऑफ सिलेक्शन। पहले तो आप
को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द किन ग्रुप किसको कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैविंग relatedness in their genetic makeup. Group of organism that have relatedness in their genetic material, यानी कि ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, सिमिलर स्पीशीज जिनका जेनेटिक मेकअप सेम होता है। जेनेटिक मेकअप सेम होने की वजह से वो सेक्रीफाइस करते हैं, वो कुर्बानी देते हैं, वो एक दूसरे का ख्याल करते हैं अपनी कॉस्ट पर। कैसे? जैसे आपने पढ़ा है कि हनी बीज में वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जिनको ड्रोन्स, जिनको नखट्टू बोलते हैं। वर्कर बीज होती हैं। वर्कर बीज क्या करती हैं? वो जेनेटिक रिलेटेडनेस होते हैं अपनी बीज के, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं, वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। यानी कि वो सेक्रीफाइस करते हैं, कुर्बानी देते हैं, हमदर्दी करते हैं अपने ही स्पीशीज के साथ। यानी कि वो खुद काम करते हैं और दूसरी अपने जो मेंबर्स हैं उनको रिप्रोडक्शन के लिए, उनको और कामों के लिए काम करने देते हैं। तो ये क्या किन ग्रुप नहीं है? रिलेटेड कैरेक्टर है और एक बंदा काम कर रहा है और दूसरा स्पून कर रहा है, सही है। सो इस बिहेवियर को बोलते हैं आल्ट्रिस्टिक बिहेवियर, आल्ट्रिस्टिक बिहेवियर, आल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं आल्ट्रुज्म, आल्ट्रुज्म। इस प्रोसेस को बोलते हैं आल्ट्रुज्म, जहां पर एक मेंबर शुड सैक्रिफाइस फॉर द अदर मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज ऑन द कॉस्ट ऑफ इटसेल्फ, अपनी लागत से दूसरे की हिफाजत करना, दैट इज द altruism, and this is basically a behavioral adaptation. Altruism basically it is the behavioral adaptation. अब आप बताओ कि किन ग्रुप में एडेप्टेशन, बिहेवियर एडेप्टेशन जो पाई जा रही है, सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन वर्क कर रही है कि नहीं कर रही? यस, natural selection works here because natural selection operate in such a way that it divides the bees and divide the bees. ये जो bees हैं इनमें वर्कर बीज हैं और इनमें क्वींस हैं, मलका हैं। वर्कर बीज क्या करते हैं? वर्क करते हैं। क्वींस क्या करती हैं? मेटिंग करती हैं। तो एक हिफाजत कर रहा है अपनी जान खतरे में डालकर और दूसरी मीटिंग कर रही है मज़े मज़े से। तो ये अल्ट्रिज्म है कि नहीं है? ये एक बिहेवियर है कि नहीं है? ये एक अडेप्टेशन है कि नहीं? यस, दिस इज द अडेप्टेशन, दिस इज द बिहेवियरल अडेप्टेशन. सो वी कैन से नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स ऑन द kin group, and in simpler words we can say kin group is as unit of selection. kin group एक सिलेक्शन का यूनिट है। अब हम देखेंगे सिंपल कि ग्रुप इज अ यूनिट ऑफ सिलेक्शन, के ग्रुप सिलेक्शन का यूनिट है कि नहीं। जिस तरह किन ग्रुप था, दैट इज द रिलेटेडनेस ऑफ स्पीशीज, ठीक है, ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो ग्रुप वो भी था और ये भी है कि ग्रुप इज द यूनिट ऑफ सिलेक्शन है कि नहीं। सो यू कैन से ग्रुप इज अ यूनिट ऑफ सिलेक्शन बट इट नॉट इन द मेजर सेंस। ये मेजर सेंस में यूनिट ऑफ सिलेक्शन नहीं है। इनको, इस ग्रुप को कुछ साइंटिस्ट डिसअप्रूव भी करते हैं और कुछ साइंटिस्ट अप्रूव भी करते हैं। सम साइंटिस्ट डिसअप्रूव भी करते हैं और कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो अप्रूव भी करते हैं, वो अप्रूव भी करते हैं। वैसे अगर देखा जाए
कि ग्रुप इज अ यूनिट ऑफ सिलेक्शन, तो हम कह सकते हैं जिस तरह हमने बिहेवियर देखा, इसी तरह बहुत सारी बीज और भी होती हैं जो एज अ क्वींस होती हैं, उसमें वर्कर्स भी होते हैं और उसमें बहुत सारे मामलात होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पीकॉक्स की एग्जांपल पढ़ी थी, वो ग्रुप था ना एक पीकॉक्स की फीमेल्स का। अब पीकॉक्स की फीमेल जो थी वो एज अ ग्रुप के तौर पर एक मेल के पास जाती थी और वहाँ पर कॉपुलेट करती थी, तो दैट इज़ द बिहेवियरल अडेप्टेशन। तो ये देखने में तो लगता है कि ग्रुप एज अ यूनिट ऑफ सिलेक्शन है। और वेड्स ने एक्सपेरिमेंट किए थे, सबसे बड़ी बात ये कि अप्रूव करने के लिए वेड्स ने मुख्तलिफ तरह की जो बीज हैं उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स करके इसने प्रूव किया कि दैट द सिलेक्शन इज अकर एट द ग्रुप लेवल। सही, लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसको डिसप्रूव करते हैं, तो आपने थोड़ा सा इसको सर्च आउट करना है कि वाई ग्रुप इज नॉट अ यूनिट ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, ग्रुप इज नॉट अ यूनिट ऑफ सिलेक्शन, इसको आपने डिस्कस करना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि वाई, अब ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं, लेकिन पास्ट पेपर के रेफरेंस से हम डिस्कस करते हैं कि वाई population is not a unit of selection. Why population is not a unit of selection? Population unit of selection क्यों नहीं है? तो इसका सिंपल जवाब ये है कि the gene is the unit of selection, that is why the population is not a unit of selection. The cell line is a unit of selection, that is why the population is not a unit of selection. Kin group is a unit of selection, that is why the population is not a unit of selection. अब कि population जैसा कि ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन में नेचुरल पूरी पॉपुलेशन पे एक्ट नहीं करेगी, यानी कि पूरी की पूरी पॉपुलेशंस को वो चेंज नहीं करेगी। द म्यूटेशन इन सम पीपल अराइज एट द जेनेरिक और द एलिलिक लेवल। जेनेरिक और एलिलिक लेवल पर अडेप्टेशंस कुछ में होंगी, तो इट मीन्स नेचुरल वर्क्स ऑन जेनेरिक लेवल इन द पॉपुलेशन, नॉट एट द होल पॉपुलेशन। सो दैट इज अल्लाह।